नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स इन क्लास टर्बिलेरिया। तो फ्लैटवर्म्स के अंदर नर्वस सिस्टम की सबसे प्रिमिटिव या कदीम टाइप पाई जाती है। तो नोट फरमाइए कि यहाँ पे एक बाकायदा नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, चाहे वो सिंपल फॉर्म का है, और इसको हाइड्रा वगैरह के नर्वस सिस्टम से ऊपर के दर्जे पे रखा जाता है। तो सबसे जो सिंपल वाला नर्वस सिस्टम है ऑर्डर एसिला के अंदर आता है। इसकी एग्जांपल है जीनस कॉन्वोल्यूटा के अंदर मौजूद स्पीशीज़, जो कि एपिडर्मिस के नीचे मौजूद एक नर्व प्लेक्सस यानी कि जाल की शक्ल का होता है। तो ये बड़ी हद तक नाइडेरिया के नर्व नेट से ही मिलता जुलता है। ये इसकी बात हो रही है। ग्रीन कलर का एनिमल है, जो रेड कलर का जाल नज़र आ रहा है, इसके अंदर नर्व नेट है। और ये जहाँ पे रेड कलर की लाइन ज़रा मोटी है, मतलब यहाँ पे न्यूरॉन्स या नर्व्स से आता है। ये स्टेटोसिस्ट है जिसकी अभी हम बात करेंगे। तो बॉडी के अगले सिरे के ऊपर एक स्टेटोसिस्ट पाया जाता है, जो कि मैकेनो रिसेप्टर के तौर पे फंक्शन करता है। मतलब ये कि ये प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा टर्बिलेरिया की बॉडी की पोजीशन को डिटेक्ट करता है। मतलब इसको पता होता है कि ग्रेविटी नीचे वाली साइड को है, और अगर पानी वगैरह की वजह से या किसी दूसरे रीज़न की वजह से एनिमल पलट जाता है, उसकी ओरिएंटेशन तब्दील हो जाती है, तो ये सीलिया को मैसेज भेजता है और एनिमल अपने आप को सीधा कर लेता है। तो कुछ टर्बिलेरिया के अंदर जो नर्व नेट है वो ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी कि सेरिब्रल रीजन, हेड रीजन के अंदर जो गैंग्लिया होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। गैंग्लिया गैंग्लियन की जमा है, इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। अब ये पॉलीक्लेटाइडा के अंदर ये सेरिब्रल गैंग्लिया पाए जाते हैं। ये ज़्यादा थिक है, मतलब यहाँ पे ये ज़्यादा है, और इसकी बॉडी के अंदर जो नर्व नेट है ये भी थोड़ा पेचीदा किस्म का है। बाकी जो टर्बिलेरिया, जिस तरह से प्लेनेरिया यानी कि ड्यूजीसिया, ये भी सब एपिडर्मल नर्व नेट होता है, लेकिन इसके अंदर लंबे लंबे नर्व के कई जोड़े पाए जाते हैं, और उनकी साइडों को ब्रांचेस भी निकलती हैं। लेटरल ब्रांच मतलब जो साइडों को निकलती हैं। इन लेटरल ब्रांचेस को कमिश्यर्स कहा जाता है। मतलब ये कि पॉइंट ऑफ यूनियन, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा नर्व्स आपस में मिलती हैं। नर्व कॉर्ड और इनके जो यूनियंस यानी कि कमिश्यर्स होते हैं, इससे देखने में जो टर्बिलेरिया का नर्वस सिस्टम है ये लेडर लाइक यानी कि सीढ़ी की तरह का लगता है। तो ये जो मोटी नर्व्स लंबाई के रुख हैं, इनको लेटरल नर्व्स कहते हैं, और ये जो इसके अंदर हॉरिजेंटली हैं ये कमिश्यर्स हैं। इसके ऑरिकल्स यानी कि सेंसरी रीजन्स हैं, और ये यहाँ पे सेरिब्रल गैंग्लिया यानी कि इसका प्रिमिटिव ब्रेन है। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके जो न्यूरॉन्स हैं ये तीन टाइप्स के होते हैं। एक इसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जो कि बॉडी के डिफरेंट रिसेप्टर से मैसेज लेके इसके प्रिमिटिव ब्रेन तक पहुंचाते हैं। फिर हैं मोटर न्यूरॉन, जो कि ब्रेन से निकलते हैं और बॉडी के टिश्यूज़ और ग्लैंड्स तक जाते हैं, मतलब कि नर्व इम्पल्स का जवाब ले के जाते हैं। और उसके बाद एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं, जो कि इन दोनों टाइप के न्यूरॉन्स, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद ये जो नर्वस सिस्टम है इसके अंदर यही जो तीन टाइप के सेल्स हैं ये आगे कई दूसरे एनिमल्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो बॉडी के एंटीरियर रीजन के अंदर जो नर्व टिश्यू आपस में कंसंट्रेट हो के इकट्ठे हो के गैंग्लिया बनाते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन, जिसको प्रिमिटिव ब्रेन भी कहा जाता है। यानी कि ये बाकायदा जो ब्रेन जिस तरह का बड़े एनिमल्स का होता है उसकी ही इंतहाई सिंपल या इब्तदाई शक्ल आप कह सकते हैं। तो टर्बिल एरिया अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद कई तरह के जो स्टिमुलाई हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। ये टच और सेंसरी सेल्स जो होते हैं इसकी बॉडी के ऊपर जो पाए जाते हैं, टच को मतलब इसको कोई जानवर टच करे, पानी के बहाव को और पानी में मौजूद डिफरेंट केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये जिस तरह से सादा प्लेन एरिया ड्यूजीसिया ये लाइट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब इनके अंदर फोटो रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो ऑरिकल्स या इसके सेंसरी लोब जो कि इसके सर के लेफ्ट राइट पे उभरे हुए हिस्से होते हैं वो होते हैं। यहाँ पे कीमो रिसेप्टर जो पाए जाते हैं ये फूड के लोकेशन के अंदर, और
फूड की नेचर के बारे में इनको बताते हैं ताकि ये उस फूड की तरफ को पॉजिटिव कीमोटेक्सिस से मूव करें। अक्सर टर्बिलेरियन के अंदर दो सिंपल आई स्पॉट्स भी होते हैं जिनको ओसिलाई कहते हैं। सिंगल ओसिलस होता है, जमा इसकी ओसिलाई होती है। तो ये एनिमल को लाइट की डायरेक्शन के हिसाब से उसकी पोजीशन को सेट करते हैं। मोस्टली जो टर्बिलेरिया होते हैं ये नेगेटिवली फोटोटैक्टिक होते हैं। तो नेगेटिवली फोटोटैक्टिक होने का मतलब ये है कि प्लेनेरिया या इसके जो बाकी रिश्तेदार हैं जिनके अंदर इस तरह के आई स्पॉट्स होते हैं, ये लाइट से परे को भागते हैं। हर ओसिलस के अंदर एक कप की शेप का गड़ा सा होता है जिसके अंदर एक ब्लैक कलर का लाइट सेंसिटिव पिगमेंट भरा होता है। इसके अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स की इस तरह के शरीर को नर्व एंडिंग्स कहते हैं। वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं और फिर ये नर्व्स के थ्रू इसके सेरिब्रल गैंग्लियन यानी कि इसके प्रिमिटिव ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं। जिस तरह से बड़े एनिमल्स के अंदर या इंसानों के अंदर ऑप्टिक नर्व होती है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन टर्बिलेरिया। तो टर्बिलेरियंस के अंदर मेनली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर ट्रांसवर्स फिशन होती है। मतलब फेरेंक्स के पीछे से इसकी बॉडी अंदर को दबना शुरू होती है और ये दो एनिमल्स के अंदर चेंज हो जाता है। इन दोनों एनिमल्स को ज़ूआइड कहा जाता है, मतलब कि ग्रीक वर्ड जोन से लिविंग बीइंग या एनिमल लाइक, क्योंकि ये भी कंप्लीट एनिमल नहीं होता, बाद में अपने मिसिंग पार्ट्स को रीजनरेट कर लेते हैं और फिर कंप्लीट एनिमल्स बन जाते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि बॉडी दरमियान से पिंच होके दो में डिवाइड तो हो जाते हैं लेकिन ये कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होते और तब तक एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं जब तक कि अपने मिसिंग पार्ट्स को दोबारा से रीजनरेट नहीं कर लेते। तो ये इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक पिक्चर है। फिर इसके अंदर आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टर्बिलेरिया, तो टर्बिलेरिया मोनोइशियस होते हैं और इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके पैरेन्काइमा लेयर के अंदर मौजूद मेसोडर्मल टिश्यूज से बनता है। इसके अंदर बहुत सारे टेस्टिस जो कि पेयर्स की फॉर्म में होते हैं और इसकी बॉडी की लेफ़्ट और राइट साइड पे पाए जाते हैं। टेस्टिस के अंदर इसके स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म्स को लेके जाने वाली ट्यूब्स को वास डेफरेंस कहते हैं और ये स्पर्म्स को एक ऑर्गन जिसको सेमिनल वेसिकल कहते हैं, स्पर्म को स्टोर करने वाला ऑर्गन, उसके अंदर जमा कर लेते हैं। इनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं और ये एक स्पेसिफिक चैम्बर होता है, उसको जेनिटल चैम्बर कहते हैं, वहाँ पे ओपन होता है। फीमेल सिस्टम इसके अंदर एक से लेके कई पेयर्स ऑफ ओवरीज पाए जाते हैं। इनके अंदर एग सेल बनते हैं। एग को लेके जाने वाली ट्यूब्स ओविडक्ट होती हैं जो कि जेनिटल चैम्बर तक जाती हैं और फिर वहाँ से एक ओपनिंग जिसको जेनिटल पोर कहते हैं वहाँ से बॉडी से बाहर चली जाती हैं। होते तो ये मोनोइशियस हैं, मतलब कि एक ही एनिमल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों फंक्शनल हालत के अंदर पूरे पूरे पाए जाते हैं, लेकिन ये क्रॉस फर्टिलाइज करते हैं ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी आ सके। अच्छा, इसको देख के आपको वो जो पीछे वाली टर्बिलेरिया की बॉडी वॉल वाली डायग्राम थी उसके अंदर इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिखे तो हुए थे लेकिन वहाँ पे क्लियर नहीं थे। अब यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये पर्पलिश ग्रे कलर का एनिमल है। इसके अंदर से जितना सिस्टम आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये गोल गोल इसके टेस्टिस हैं और ये टेस्टिस को के अंदर से स्पर्म लेके जाने वाली ट्यूब जिनको वास डेफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जाके स्पर्म इधर और इधर जमा हो जाते हैं। ये इसके सेमिनल वेसिकल्स हैं। ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये इसके जेनिटल चैम्बर है। जो ऑरेंज कलर से ऑर्गन बने ये इसके ओवरीज हैं। तो ओवरीज के साथ ही ऑरेंज कलर की ट्यूब्स इसके ओविडक्ट हैं। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर थोड़े छोटे वाले बने ये योक ग्लैंड्स हैं। इनको वाइटलेरिया कहते हैं और ये योक यानी कि स्टोर्ड फूड है जो एग्स के अंदर जमा करते हैं। ये इसका कॉपुलेटरी सैक है और ये जेनिटल पोर है जहाँ से फिर इसके फर्टिलाइज एग बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो मेथड इसका ये होता है चूँकि दो प्लेनेरिया एक दूसरे के एग्स को क्रॉस फर्टिलाइज करते हैं तो इसके अंदर इसके एग्स बन के आ जाते हैं, इसके ऊपर वाले हिस्से के अंदर इसके स्पर्म्स बन के आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के एग और स्पर्म को फर्टिलाइज कर देते हैं और उसके बाद जो ये योग ग्लैंड्स हैं इनका काम ये होता है कुछ एनिमल्स के अंदर जब एग बन के आ रहा होता है तो तब उसके अंदर योग को स्टोर करते हैं और कुछ के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद उसके अंदर योग ऐड की जाती है। कुछ टाइम तक एग यहाँ पे रहता है और फिर जेनिटल पोर के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है।
अच्छा, तो एग के ऊपर बाज़ औक़ात एक जेल लाइक मास होता है जिसके अंदर अंडे एम्बेडेड यानी कि दबे होते हैं। कुछ केसेस के अंदर इसके ऊपर एक सख्त कैप्सूल की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको कोकून कहा जाता है। लैटिन वर्ड कोकम का मतलब है एग शेल। एक कोकून के अंदर टर्बिलेरिया के कई एग्स पैक हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टॉक यानी कि डंडी के साथ इस कोकून को किसी भी सबस्ट्रेट वगैरह के साथ, किसी पत्थर या पौधे के साथ अटैच कर देते हैं। तो इस कैप्सूल के अंदर मतलब कि कई एग्स होते हैं, सारे फर्टिलाइज्ड होते हैं और उनके अंदर कई एम्ब्रियोज डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो टर्बिलेरिया दो तरह के कैप्सूल प्रोड्यूस करते हैं। एक समर कैप्सूल होते हैं जो कि अटैचमेंट के बाद 2 से 3 हफ्ते के अंदर ओपन हो जाते हैं और उसके अंदर से इसके जो बच्चे हैं या कि इमेच्योर एनिमल्स हैं वो निकल आते हैं। ऑटम कैप्सूल्स की वॉल्स थिक होती हैं, रेजिस्टेंट होते हैं ताकि सर्दियों का मौसम ख़त्म हुए बगैर, डेड हुए बगैर गुजार सकें और सर्दियों के बाद जब मौसम बहार आता है तो तब वो हैच हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट जो इसके अंदर होती है, डेवलपमेंट इसके अंदर डायरेक्ट होती है। मतलब ये कि इसके जो अंडों में से इसके बच्चे निकलते हैं उनकी शक्ल सूरत तकरीबन एडल्ट जैसी ही होती है। तो टाइम के साथ इसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है और इसका साइज़ पहले से बड़ा हो जाता है। कुछ टर्बिलेरिया के अंदर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है और इसके अंडे के अंदर से एडल्ट की तरह का एनिमल नहीं निकलता, उससे एक फ्री स्विमिंग स्टेज मतलब लार्वा निकलता है, उसको मलर्स लार्वा कहते हैं। इसके ऊपर सीलिया लगे होते हैं जिनको फीडिंग और लोकोमोशन के अंदर यूज़ करता है। फिर ये पानी की तह वगैरह के ऊपर बैठ जाता है, इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है और ये एक छोटे टर्बिलेरिया के अंदर मतलब कि अपनी एडल्ट फॉर्म की छोटी कॉपी के अंदर चेंज हो जाता है। उससे फिर ये बाद में खा पी के बड़ा हो जाता है। फिर आती है क्लास मोनोजीनिया। तो मोनोजीनिया को मोनोजेनेटिक फ्लूक्स कहा जाता है क्योंकि इनके लाइफ साइकिल के अंदर सिर्फ एक जनरेशन होती है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट ये अपना लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो एक्सटर्नल पैरासाइट या एक्टोपैरासाइट होते हैं फ्रेश वाटर मैरीन वाटर में पाई जाने वाली फिशेस के ऊपर फीड करते हैं। ये उनके गिल फिलामेंट्स के साथ अपने आप को चिपका लेते हैं और उनके एपिथेलियल सेल्स को, म्यूकस को या ब्लड वगैरह को खुरच खुरच के वहाँ से मतलब कि फीड करते हैं। इनकी बॉडी के पिछले हिस्से में एक बड़ा सारा अटैचमेंट ऑर्गन जिसको सक्कर या ओपिस्थेप्टर कहते हैं, उनको अटैच होने में हेल्प करता है। एडल्ट मोनोजीनियंस हैं, इनके एग्स के साथ एक एग से ज़्यादा स्टिकी चिपकने वाले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे इसके एग्स फिश के गिल के साथ चिपक जाते हैं। गिल्स फिश के गल पड़े जहाँ से वो सांस लेती है। इसके अंदर भी एक लार्वल स्टेज आती है। इसके लार्वा के ऊपर सीलिया होते हैं और इसके लार्वा को ओंकोमेरासीडियम कहा जाता है। ये इसके अंडे से निकलता और तैरता हुआ एक नए होस्ट फिश को जाके पकड़ लेता है और वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है और मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है। तो क्लास मोनोजीनिया की दो एग्जांपल्स हैं, इनको ट्रीमाटोड्स कहते हैं। इसके अंदर से जो ए वाला, ये ऊपर वाला, इसको जायरोडेक्टाइलस कहते हैं। इसके अंदर ये बड़े वाला अटैचमेंट ऑर्गन यानी कि ओपिस्थेप्टर आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये वाला। उसके बाद इसकी इंटेस्टाइन है, फेरेंक्स है और ये प्रोहेप्टर जिसकी बॉडी का अपोजिट सिरा होता है। सेम प्रोहेप्टर, ये इसका फेरेंक्स है, इसका इंटेस्टाइन और ये इसके अंदर बड़े वाला ओपिस्थेप्टर है। इन दोनों का जो एक्चुअल साइज़ होता है तकरीबन 1 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। डायग्राम में थोड़े बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। तो क्लास ट्रीमाटोडा के अंदर पैरासिटिक फ्लैटवर्म्स की तकरीबन 8000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो ग्रीक वर्ड ट्रीमाटोड्स का मतलब होता है परफोरेटेड फॉर्म यानी कि सुराखों वाली शक्ल। इनको फ्लूक्स कहा जाता है, मतलब फ्लूक इन सब का कॉमन नेम है क्योंकि ये चौड़े और चिपटी शक्ल के होते हैं जिस तरह से दरख्त के पत्ते होते हैं। जितने एडल्ट फ्लूक्स हैं ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर पैरासाइट के तौर पे रहते हैं। एंडो पैरासाइट हैं जो कि इनकी इमेच्योर और लार्वल स्टेजेस होती हैं, या इधर वर्टिब्रेट्स या इनवर्टिब्रेट्स के अंदर रहती हैं या फिर ये अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग यानी कि सिस्ट बनाकर ग्रास के ऊपर या एक्वेटिक वेजिटेशन के ऊपर चिपके रहते हैं और मतलब कि एक डोरमेंट स्टेट के अंदर चले जाते हैं जब तक अपने अगले होस्ट के अंदर नहीं पहुंच जाते। तो जब कोई इंसेक्ट या स्नेल वगैरह इस पौधे को खाता है तो ये उसके साथ ही उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके एक्टिवेट हो जाते हैं।
तो इसकी कई स्पीशीज़ की इकोनॉमिक और मेडिकल इंपॉर्टेंस है। मेडिकल इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब यहाँ पे यही है कि इकोनॉमिकली ये नुकसान करते हैं और मेडिकली ये बीमारियाँ पैदा करते हैं। तो मोस्टली फ्लूक्स ये फ्लैट होते हैं या फिर ये बैजवी या लंबूतरी शक्ल के होते हैं और इनकी लंबाई डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, चूँकि कुछ में 1 मिलीमीटर होती है और कुछ में ज़्यादा होती है 6 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। तो होस्ट के सेल और सेल के फ्रैगमेंट्स यानी कि उनके पीस तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं। इनके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर माउथ होता है। फेरेंक्स है जो कि मस्कुलर और पंपिंग ऑर्गन यानी कि फूड को उनके माउथ से नीचे को प्रोपेल करता है। फेरेंक्स से पीछे इसका डाइजेस्टिव ट्रैक है, दो ब्लाइंड एंडिंग वेरियसली ब्रांच्ड पाउचेस के अंदर, मतलब कि दो बड़ी ट्यूब्स होती हैं जिनके आगे से बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स बनती हैं और उन सब के सिरे आगे से बंद होते हैं। इन ट्यूब्स को सीकी कहा जाता है और सिंगल इसका सीकम है। तो कुछ फ्लूक्स होते हैं ये डायरेक्ट अपनी बॉडी वॉल के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये एक फ्लूक का इंटरनल नॉट में दिखाई गई है। ये इसका ओरल शक्कर है, माउथ है, फिर इसके बाद फेरेंक्स, एसोफेगस, उसके बाद इसके अंदर जेनिटल एट्रियम जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटरी वेसिकल जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो माउथ है, ये इसका फेरेंक्स है, ये वो जो दो ट्यूब्स जिनकी बात हो रही थी ब्लाइंड एंडिंग, और ये इनसे आगे बनने वाली ब्रांचिंग्स। तो महलीज ग्लैंड, टेस्टिस वगैरह इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। वाइटलाइन रिजर्वायर इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेफ्रीडियोपोर एक्सक्रीटरी सिस्टम है। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल रिसेप्टिकल और यूट्रस, ये सारा कुछ इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हिस्से हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है टैगुमेंट। तो टैगुमेंट इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कि सिंसिशियल फॉर्म के अंदर होती है, मतलब कि बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते जाते हैं, उनके दरमियान में जो मेम्ब्रेन्स हैं वो ख़त्म होती जाती है और एक बहुत बड़ा सेल बन जाता है जिसके अंदर थोड़े थोड़े फासले पे न्यूक्लियस भी होते हैं और बाकी ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। तो टैगुमेंट की आउटर मोस्ट कवरिंग है ये ऑर्गेनिक लेयर होती है, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनती है, इसको ग्लाइकोकेलिक्स कहा जाता है। एक तो न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती है। उसके अलावा ये लेयर बड़ी रेजिस्टेंट होती है और जो फ्लूक होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहा है उसको होस्ट के एंजाइम से, होस्ट के इम्यून सिस्टम से, मतलब उसके वाइट ब्लड सेल से, और इवन बहुत सारी मेडिसिन जो इनको मारने के लिए होस्ट खाता है उससे भी बचा लेती हैं। इसके अलावा इसमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सरफेस एरिया को ज़्यादा करते हैं और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज के अंदर हेल्प करते हैं। इसके साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ और बाकी के जो न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स वगैरह इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होते हैं, और साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस यानी कि साइटोप्लाज्म के बारीक बारीक कनेक्शंस होते हैं जो कि टैगुमेंट की ऊपर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर को आपस में जोड़ते हैं। इस चीज़ को आप इस डायग्राम में देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये टैगुमेंट का एक स्लाइस है, ये इसकी बाहर वाली साइड, ये इसके ऊपर माइक्रोविलस है। माइक्रोविलस सिंगल को कहते हैं, ज़्यादा होंगे तो माइक्रोविलाई। इससे ये होता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, मतलब यहाँ से लेके ये स्पाइन तक जाना, सीधे जाएंगे तो ये इतना डिस्टेंस है, अगर इस हिसाब से जाएंगे तो ये डिस्टेंस ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सरफेस एरिया को ज़्यादा करते हैं ताकि ये फूड वगैरह को अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर सके। तो ये ऊपर वाला जो पिंक कलर का हिस्सा है ये टैगुमेंट का आउटर जोन है जिसको ग्लाइकोकेलिक्स कहते हैं, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है। फिर ये जो ऑरेंज ऑरेंज डॉट से नज़र आ रहे हैं ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये इसके टैगुमेंट का अंदर वाला हिस्सा है। नीचे जो गहरे येलो वाली लेयर है ये पैरेन्काइमा लेयर है। इसके जो सेल्स होते हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे पाए जाते हैं, लेकिन बारीक बारीक कनेक्शंस के थ्रू जिनको साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस कहा जाता है, ये सेल्स बाहर की दुनिया के साथ कनेक्टेड होते हैं और कोई भी चीज़ यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है इन कनेक्शंस के थ्रू फिर सेल के अंदर आ जाती है। तो फिर आगे आती है सब क्लास एस्पिडोगेस्ट्रिया। फ्लूक्स का एक छोटा सा ग्रुप है और ये एंडोपैरासाइट्स हैं जो कि मोलस्का के अंदर पाए जाते हैं, फाइलम मोलस्का के मेंबर्स के अंदर। इनके अंदर एक बड़ा बेजवी शेप का
होल्ड फास्ट यानी कि होस्ट की बॉडी के साथ चिपका के रखने वाला ऑर्गन पाया जाता है, उसको ओपिस्थेप्टर कहते हैं, जो कि एनिमल की तकरीबन सारी जो वेंट्रल नीचे वाली सरफेस है उसको कवर करता है। तो एस्पिडोगैस्ट्रिया का ये करेक्टरिस्टिक फ़ीचर और इनको इस फीचर की बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट ऑर्गन है, इसके ऊपर रिजेस और सेप्टा यानी कि ऊंचे नीचे स्ट्रक्चर बने होते हैं जिससे ये ज़्यादा बेहतर तरीके से साथ चिपक जाता है। इनके अंदर ओरल शक्कर नहीं होता जो कि बाकी ट्रीमाटोड्स जिस तरह से लिवर फ्लूक वगैरह के अंदर पाया जाता है। एस्पिडोगैस्ट्रियन का जो लाइफ साइकिल इसके अंदर एक होस्ट होता है जो कि मोलस्क होता है, या फिर कुछ केसेस के अंदर दो होस्ट भी हो सकते हैं। अगर दो होस्ट होंगे तो इसमें से एक होस्ट इनवर्टिब्रेट होगा यानी कि मोलस्क, और दूसरा होस्ट वर्टिब्रेट होगा जो कि या तो फिश होगी या टर्टल होगा, कछुआ। तो फिश या कछुए तक इन्फेक्शन ऐसे जाएगी कि वो इन्फेक्टेड मोलस्का को खा लेंगे, जिसके अंदर ये लार्वल फॉर्म के अंदर उनकी बॉडी में पहुंच जाएगा और फिर वहाँ पे नुकसान करना शुरू कर देगा। तो ये इसकी एस्पिडोगैस्ट्रिया की डायग्राम है। ये ऊपर वाली डायग्राम इसका लेटरल व्यू है, नीचे इसका वेंट्रल व्यू है। तो ये जो डायग्राम में एनिमल दिखाया गया ये 3 मिलीमीटर लंबा होता है सिर्फ, मतलब बहुत छोटे साइज़ का होता है। इसकी शेप आप आसान लफ्ज़ों में समझें, वो जिस तरह कारपेट पे मारने वाला ब्रश होता है वैसे। यहाँ ब्रश का हैंडल होता है वैसे इसका माउथ होता है, और यहाँ ब्रश के वो ब्रिसल्स या फिलामेंट्स होते हैं। वहाँ पे ये जिस तरह डार्क ब्राउन कलर से बना हुआ एक ही बड़े वाला शक्कर होता है, इसको ओपिस्थेप्टर कहते हैं, जिससे होस्ट की बॉडी के साथ चिपक के उस पर फीड करता है। तो बेटा नेक्स्ट आती है सब क्लास डाइजीनिया। इसके अंदर फ्लूक्स की बड़ी वसी वैरायटी पाई जाती है। इनको डाइजेनेटिक फ्लूक्स भी कहा जाता है। इनके कम अज़ कम दो होस्ट होते हैं और कम अज़ कम दो ही इनकी फॉर्म्स होती हैं, मतलब एक होस्ट के अंदर एक तरह के और दूसरे में दूसरी तरह के। एक इनकी फाइनल या एडल्ट फॉर्म होती है और एक दो तीन या चार इनकी लार्वल स्टेजेस होती हैं, होस्ट के हिसाब से अपनी शक्ल बदल लेते हैं। लाइफ साइकिल इनके बड़े पेचीदा और कम्प्लेक्स किस्म के होते हैं। ये एक होस्ट के अंदर एक ही शक्ल बदलते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये एक होस्ट के अंदर दो दो शेप्स भी बदल लेते हैं। तो इनके जो लाइफ साइकिल हैं ये सारे एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा पेचीदा लाइफ साइकिल होते हैं। एडल्ट के तौर पे ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम, डाइजेस्टिव ट्रैक या डाइजेस्टिव ऑर्गन के जो डक्ट हैं, मतलब कि जिस तरह लिवर से आने वाले या पेंक्रियास से आने वाले पेंक्रियाटिक डक्ट या बाइल डक्ट वगैरह के अंदर रहते हैं, या फिर बॉडी के जो दूसरे इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन जिस तरह से गुर्दे वगैरह उनके अंदर रहते हैं। तो मेनली जो वर्टिब्रेट्स हैं वो उसके डेफिनेटिव या फाइनल होस्ट का काम करते हैं, और एक या एक से ज़्यादा इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं जहाँ पे इसकी इमेच्योर या लार्वल स्टेजेस होती हैं। तो इसके जो एडहेसिव ऑर्गन दो बड़े सक्कर्स की फॉर्म में होते हैं। जो एंटीरियर सक्कर बॉडी की अगली साइड पे होता है उसको ओरल सक्कर कहते हैं। ओरल सक्कर के बिल्कुल दरमियान में इसका माउथ होता है। दूसरा सक्कर बॉडी के अपोजिट यानी कि पोस्टीरियर एंड पे होता है, उसको एसिटेबुलम कहा जाता है, और ये बॉडी पे थोड़ा पीछे करके या थोड़ा दरमियान में करके पाया जाता है। तो इसके लाइफ साइकिल के अंदर इनके जो अंडे होते हैं ये बैजवी शक्ल के होते हैं, और इसके ऊपर एक ढक्कन सा लगा होता है जिसको अपर कलम कहा जाता है। जब इसके एग्स फ्रेश वाटर तक पहुंचते तो अपर कलम ओपन होता है और उससे एक सीलिएटेड लार्वा निकलता है जिसको मिरासीडियम कहते हैं। मिरासीडिया इसकी जमा होती है। मिरासीडियम पानी में तैरता रहता है, जैसे इसको फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट मिलता है जो कि एक स्नेल होता है, मोलस्का, वहाँ तक पहुँच जाता है। तो स्नेल इसको इस तरह मिलता है कि स्नेल की बॉडी से निकलने वाले केमिकल्स को ये केमिकली डिटेक्ट करके उधर को खुद तैरता है। तो ये स्नेल की बॉडी जो कि सॉफ्ट होती है उसमें सुराख करता है, फिर अपनी शक्ल बदल लेता है। इसके सीलिया ख़त्म हो जाते हैं और ये स्पोरोसिस्ट के अंदर चेंज हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि मिरासीडियम एग फॉर्म के अंदर ही रहता है, और ये तब हैच होता है जब एक स्नेल इसको खा लेता है, मतलब कि जब ये पिछले होस्ट की बॉडी से निकलता है तो एग फॉर्म के अंदर अपने ऊपर सिस्ट बना के एक्वेटिक वेजिटेशन के साथ चिपक जाता है। जब कोई स्नेल इसको खाता है तो स्नेल की बॉडी में जाके एक्टिवेट हो जाता है। फिर ये अपनी अगली फॉर्म
स्पोरोसिस से नेक्स्ट फॉर्म रेडियाई के अंदर जाता है। तो स्पोरोसिस बैग लाइक फॉर्म होती है और इसके अंदर एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, जिससे या तो इससे एक से स्पोरोसिस से ज़्यादा स्पोरोसिस डिवाइड करके बन जाते हैं, या फिर ये अगली लार्वल फॉर्म यानी कि रेडियाई के अंदर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एक मेरासीडियम से सैकड़ों स्पोरोसिस्ट या सैकड़ों मेरासीडियम बन सकते हैं, यानी कि कम टाइम के अंदर अपनी तादाद को बहुत ज़्यादा कर लेता है। तो ये इसका लाइफ साइकिल है। ये एडल्ट है जो कि शीप या इंसान के वाइल्ड डक्ट्स के अंदर रहता है। फीसिस के अंदर इसके एग होते हैं और एग के ऊपर ये अपर कलम है। पानी के अंदर जाकर ये ओपन हो जाता है, इससे ये लार्वा निकलता है, इसके ऊपर सीलिया होते हैं, इसको मेरासीडियम कहते हैं। ये लार्वा फिर स्नेल के अंदर चला जाता है, उसकी बॉडी में सुराख करके, और उस वक्त अपनी शक्ल बदल लेता है। अब इसके सीलिया यहाँ पे है, यहाँ आके इसके सीलिया ख़त्म हो गए और ये पहले से बड़ा हो गया, तब इसको स्पोरोसिस्ट कहते हैं। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके स्पोरोसिस्ट से या तो इस तरह के बहुत सारे स्पोरोसिस्ट बन जाते हैं, या फिर इससे ये अगली लार्वल फॉर्म बनती है जिसको रेडिया कहते हैं। तो रेडिया स्नेल की बॉडी में सुराख करके बाहर निकल आता है और उसके बाद पानी के अंदर तैरना शुरू कर दिया, उसकी टेल बन जाती है, उस वक्त इसको सरकेरिया कहते हैं। फिर ये अपने ऊपर सिस्ट बना लेता है और मेटा सरकेरिया की फॉर्म के ऊपर प्लांट्स वगैरह के ऊपर, प्लांट को कोई शीप खा ले तो शीप की बॉडी के अंदर जाके एक्टिवेट हो जाता है, और उस शीप का गोश्त अगर कोई इंसान खा ले या उस प्लांट को इंसान खा ले या इन्फेक्टेड वाटर या किसी तरह से ये एग इंसान में पहुंच जाए, तो ये उसकी बॉडी में जाके एक्टिवेट हो जाता है। ये इसका बाकी का लाइफ साइकिल। एम्ब्रियोनिक सेल जो स्पोरोसिस्ट के अंदर होते हैं, तो ये इसकी अगली लार्वा स्टेज यानी कि सरकेरिया के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ये फिनोमिना जिसके अंदर एक सरकेरिया से बहुत सारे सरकेरिया बन जाते हैं, इसको पोली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। इससे इसके अगले होस्ट तक पहुंचने के चांसेस या इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के चांसेस कई सौ गुना बढ़ जाते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी होती है ना सक्सेस की, वो इंक्रीज हो जाती है। तो सरकेरिया की फॉर्म के अंदर इसके पास अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सकर्स भी होते हैं और टेल भी होती है। तो सरकेरिया स्नेल से निकलता है और पानी में तैरता रहता है जब तक इसको सेकंड इंटरमीडिएट या फाइनल होस्ट नहीं मिल जाता। वो वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट या फिर कोई प्लांट भी हो सकता है। प्लांट के ऊपर ये पैरासाइट नहीं के तौर पे नहीं रहता, वहाँ पे एक तरह से ये डोरमेंट स्टेट में चला जाता है, ताकि उस प्लांट को अगर अगला होस्ट खा ले तो उसकी बॉडी के अंदर चला जाए। तो फिर ये होस्ट की बॉडी के अंदर पहुँचता है और अपने आप के ऊपर सिस्ट यानी कि कवरिंग बना के मेटासर्केरिया के अंदर चेंज हो जाता है। जब डेफिनेटिव या फाइनल होस्ट उसके सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट को खा ले, तो फिर ये अपने ऊपर मौजूद सिस्ट को ख़त्म करता है और एडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है। ये भी इंसान के अंदर अगर जाए तो स्टमक के अंदर जाके एक्टिवेट हो जाता है, वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन में सुराख करके ये ऊपर लिवर और वहाँ से फिर ये बाइल डक्ट्स के अंदर जाके रहना शुरू कर देता है। तो नेक्स्ट सम ट्रीमाटोड पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन।